चलो तो गुड इवनिंग बच्चों, अब शुरू करें हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? काइनेमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी एंड ग्राफ, ये दो टॉपिक आज पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं ना। चलिए ग्राफ, चलिए तो ग्राफ की बात अगर करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम। देखो दो तीन तरह के ग्राफ आपको पढ़ने हैं, ध्यान से देख लीजिए। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम थोड़ा सा, उसके बाद वेलोसिटी टाइम की इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए, और लास्ट एक होता है एक्सेलरेशन टाइम, यानी एसटी, वीटी और एटी। ये तीन तरह के ग्राफ आपको जानने हैं। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम से बेसिक शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना। चलिए आपको बैक में ले चलते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने ग्राफ पढ़ा होगा 9th में, y बराबर mx प्लस c पढ़ा था। अगर c की वैल्यू 0 होती थी जब, तो आप ऐसा ग्राफ बनाते थे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और आप कहते थे अगर ये y है और अगर ये x है तो ये होगा स्लोप। स्लोप कहता है y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, ये पढ़ा था। जब c की वैल्यू 0 नहीं रहती, कुछ रहती पॉजिटिव रहती है, तो c अगर पॉजिटिव रहता तो उस केस में ये वैल्यू ऐसे जाती, यानी यहां से यहाँ कुछ ना कुछ c की वैल्यू होती। अब ये स्लोप अभी भी हम बताता है ना, थोड़ा सा ऐसे और जाता है ना, ये c की वैल्यू बताता। क्लियर है? अब अगर यही c नेगेटिव होता है, ये था y mx प्लस c। अब अगर यही तीसरा प्रॉपर्टी में समझा रहा हूं, अगर y बराबर ग्राफ होता mx माइनस c, तो अब जो ग्राफ बनता बच्चे वो निगेटिव नेचर का होता और इधर की तरफ जाता, और ये हो जाता क्वाड्रेंट सी। ऐसा नहीं होता, ऐसा तब होता, देख लो अभी भी इसी में रहेगा लेकिन नेचर निगेटिव हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सी की वैल्यू क्या होगी बोलो? नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, सी की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि बस ये नेगेटिव से चला जाएगा, ये वाला सी नेगेटिव हो जाएगा, और अभी भी ये एम की वैल्यू बताएगा। क्लियर है? तो ये तीनों ग्राफ आपको अभी बेसिक याद रखना है, इसी बेसिस पे हम आगे चलेंगे। सी खाली नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में चला गया। क्लियर है? पीछे वाला हंस रहा है, क्या बात है? मिटा दूं? पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये बेसिक बात आपको पहले से आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो देख लो। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अभी भी पहला हम स्ट्रेट लाइन से शुरू कर रहे हैं। देखो कैसे आप आइडिया लगाओगे? एंगल से। ये एंगल मान लो मैंने बोल दिया थीटा, थीटा अभी लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं? तो याद रखना, थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात हो रही है, मैंने बोला था कि जो इसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर एंगल अगर इसका लेस देन 90 डिग्री है तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। y डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस टाइम को, तो वेलोसिटी देगा कि नहीं? देगा। थीटा जितना कम tan थीटा उतना ज्यादा, यानी tan थीटा पॉजिटिव। लेस देन 90 के केस में tan थीटा आता है पॉजिटिव, तो बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ कि नहीं? हो गया। बोलो वेलोसिटी पॉजिटिव हुआ, बोलो भाई। हाँ, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखना, ये मिटाओ, ये मिटा दूं? वेलोसिटी देखो, वो तो एग्जांपल था, यहां से कहानी शुरू होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। यहाँ पे मैं समझने की कोशिश किया तो ये टर्म जो आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री थी। लेस देन 90 डिग्री पे एक्यूट होता है, एक्यूट का मतलब है कि लेस देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा वेलोसिटी देगा, यानी स्लोप वेलोसिटी देगा। स्लोप का मतलब tan थीटा भी है, स्लोप का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो उसका मतलब वेलोसिटी भी है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं ध्यान से, सेम चीज को और समझिए थोड़ा सा, दो तीन चीजें इसमें हो सकती हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर ये कर्व के फॉर्म में है तब कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन अगर पूछता तो
बोलो ना, पॉजिटिव। स्लोप से ही आइडिया लगेगा। जीरो। अरे स्लोप से आइडिया लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर जगह कांस्टेंट आ है, यानी स्लोप इंक्रीजिंग रेट में है लेकिन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन फिलहाल की अगर बात करें तो स्लोप अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, लेकिन कांस्टेंट नेचर का हो जाएगा। अभी इससे समझते हैं, इससे सारी कहानी अच्छी समझ में आएगी। देखो ये ज्यादातर यही ग्राफ देखने को मिलता है, इसको अपवर्ड पैराबोला कहा जाता है। अपवर्ड पैराबोला अगर मैं डाउन कॉनकेव बना देता तो डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, क्लियर है। कॉनकेव एक अपवर्ड, दूसरा कॉनकेव डाउनवर्ड। देखो समझना, किसी भी पॉइंट पर अगर एक तुम टेंजेंट लोगे तो देखो ना एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन 90 डिग्री। बोलो स्लोप क्या हुआ, स्लोप की वैल्यू ध्यान से देखना, स्लोप की वैल्यू जो है वो है लेस देन 90 डिग्री, और स्लोप लेस देन 90 डिग्री का मतलब मैंने बोला था कि जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, समझना। इस कर्व पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, एंगल की वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एंगल की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। मैक्सिमम देखो ये एंगल की वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे डाउनवर्ड आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो एंगल की वैल्यू घटते जा रही है। तो इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक बात याद रखो, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ग्राफ का नेचर इंक्रीजिंग होगा, या दोनों नेगेटिव होते तो भी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होता। समझ लो इस बात को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही आता, लेकिन अगर दोनों अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग नेचर का, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होता तो डिक्रीजिंग नेचर का। अगर दोनों को नेगेटिव नेचर के होते तो भी ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होता लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब क्लियर है, अभी बताऊंगा एग्जांपल के साथ। ये तीन इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत काम की है, लिख लो जल्दी। अपवर्ड पैराबोला, देखो याद रखना, अपवर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरह का मिला, अपवर्ड, है ना, ऐसा। अपवर्ड पैराबोला में ए पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड पैराबोला में ए नेगेटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। जल्दी लिखो, ये वाली लाइन थोड़ी सीधी हो जाएगी ऐसे। देख लो जल्दी लिखो इसको। अपवर्ड पैराबोला का मतलब समझ गए सब। अब चलो थोड़ा सा और इसको आगे समझते हैं। इसका मतलब U पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना, है ना। पॉजिटिव वेलोसिटी वाले को ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर दिखाना रहा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर में वेलोसिटी से बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये हो गया बच्चे, बोलो। थोड़ा बहुत तो ग्राफ का नेचर आपको खुद से समझना पड़ेगा, क्या ना। चलो गले में खराश आ जाओ सर। अब अगर कोई ग्राफ है वो इस तरीके का है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, बस ये बता दो। जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट लेंगे, थोड़ा सा टेंजेंट गड़बड़ चला गया, मान लो टेंजेंट लिया हमने, है ना, तो टेंजेंट लिया तो थीटा लेस देन 90 आ रहा है कि नहीं, थीटा लेस देन 90 आ रहा है, याद रखना। कॉनकेव अपवर्ड दिख रहा है कि नहीं, तो पहली बात थीटा लेस देन 90 से पता चलता है कि u की वैल्यू पॉजिटिव है ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है, अपवर्ड है, तो ग्राफ कैसा नेचर का होगा, इंक्रीजिंग।
कैसा इंक्रीजिंग। तो इससे ये आइडिया मिला। इसके करस्पॉन्डिंग अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना रहता तो कौन सा सही होता है बताना। इसके करस्पॉन्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा जल्दी बताओ बताओ। u पॉजिटिव होना चाहिए और इंक्रीजिंग नेचर का होना चाहिए। अब पैराबोला पैराबोला इंक्रीजिंग बिल्कुल पैराबोला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सोच कर बताओ। देखो u की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, यानी इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, जीरो से तो शुरू नहीं हो रहा। क्या समझे? ऊपर से होगा, फिर यहाँ से ऐसा जाएगा, यो यहाँ से यूं जाएगा। कौन सा बना रही देखें? अरे ये बना ऐसा जाएगा ना, मैं समझ गया। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव। ऐसा भाई बोलो यही तो बोल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप कहोगे सर ये क्यों नेगेटिव में दिखाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, आपको आइडिया लग जाएगा। उसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे है ना। इसका कौन बज रहा है मेरा? सही है यार। हेलो क्लास ले रहा अभी कौन नोट लिए कोई उठाया नहीं। ठीक है पूजा हो रहा था तो ठीक है। मम्मी से बोलना काम हो गया, मम्मी से बोलना काम हो गया है। पागल है क्या ये? चलो देखो इधर देखो, अभी फिर से समझा दे रहा है। चलो हम वेलोसिटी टाइम से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, फिर क्लियर समझ में आएगा। चलो आयुष्का के डिमांड में फिर से वही। इधर देखो ये आपने पॉपुलर ग्राफ है, आपने देखा होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। आपको जरूर किसी न किसी बुकलेट में ये मिल जाएगा। हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमको बना के दिखाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लो ये एक अलग टाइम है, ये कोई दूसरा टाइम है, ये तीसरा, यहाँ जीरो है, ये मान लो t1 t2 t3 तीन टाइम है। इसके करस्पॉन्ड वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है v0। तो आपको इस पे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा तीन रीजन में। मान लो इसका नाम OA है, AB और BC। इस रीजन में आपको बताना है कि कैसा ग्राफ हम खींचेंगे एक्सेलरेशन टाइम के बीच। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा ये बता दो। देखो पहला वाला ग्राफ का OA पोर्शन देखो, समझो, स्लोप देख के बताओ कितना है, लेस देन 90 डिग्री, पॉजिटिव नेचर का है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए कैसा पैराबोला, अपवर्ड की डाउनवर्ड। वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, कैसा नेचर होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। कहां से कहां तक? OA तक, यानी O से A तक तुम पहुंच चुके हो। इसके बाद बताना वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैराबोला ये कैसे पता चला? अरे पगलंट हो गया यार। थीटा लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं बताओ? हाँ थीटा लेस देन 90 पे u पॉजिटिव होता है कि नहीं? होता है। वो तो ऐसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इसके अलावा भी मैंने कुछ बोल रखा था कि जब u पॉजिटिव होगा और ग्राफ का नेचर अगर देखना है एक बार, अगर ये डाउनवर्ड रहता तो अलग बात होती। स्लोप खाली u ही नहीं डिसाइड करता, ये तो स्लोप तो यही वाला बता देता कि ये वेलोसिटी बता रहा है, लेकिन इससे ये भी पता चला कि u के साथ साथ ये देखो ना कि ग्राफ का नेचर कैसे है, ऊपर की तरफ है, इसके साथ ये कॉनकेव जैसा है कि नहीं, अपवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड रहता तो हम अलग सोचते। हम स्लोप से दो चीजें डिसाइड कर सकते हैं, एक u भी और a भी, लेकिन अपवर्ड नेचर का रहता है, यानी u इंक्रीजिंग नेचर का है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग नेचर का ही होगा ना दोस्त। नहीं वो नहीं। अगर u कांस्टेंट रहता, सुनो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता तब एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या आता? जीरो आता। जीरो नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि अगर टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता। हम ये कहना चाह रहे हैं। एक्सेलरेशन कैसा आता? टाइम के साथ आपकी अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नहीं कहना चाह रहा। इस ग्राफ में कैसे पता चलता है? वो इस ग्राफ में कैसे पता? पहला वाले ग्राफ से हमको इस तरह पता चला कि स्लोप पॉजिटिव था तो u पॉजिटिव। अगर एक बार u पॉजिटिव है, u फिक्स होता तब एक्सेलरेशन जीरो। u अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होता, तभी तो u इंक्रीजिंग होता है यार। v = u + at पढ़े हो? अगर ये यूनिफॉर्म होता था
ये अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये पूरा ओवरऑल रिजल्ट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बोलो ना। बढ़ेगा। सिंपल यू को हटा दो, इसमें रिलेशन देखो, ये अगर पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो क्या ए नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। टाइम के साथ ए इंक्रीज नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं है? बिल्कुल है सर। तो अगर U पॉजिटिव, A पॉजिटिव है, इससे इंफॉर्मेशन मिल गया। OA रीजन में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि एक तो U पॉजिटिव है, दूसरा A भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों को दिखाने का यही तरीका है कि नहीं? बोलो बोलो ना। बिल्कुल सर। अगला में चलो, AB रीजन में चलो, AB में आओ। AB में देखना जरा, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी पहले टाइम पे मान लो ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। T1 टाइम पे भी उतना ही है जितनी T2 टाइम पे। देखो ना, इसके पैरेलल है, V0 ही है, दोनों के केस में V0 है। क्लियर है? तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट को क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? बताओ। नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं सर। नहीं दिखा सकते क्या? दिखा ये तो सही है। अब क्या है? पहले वाले में यूनिफॉर्म था एक्सेलरेशन। ओहो, एक्सेलरेशन टाइम यूनिफॉर्म था ना। v इक्वल टू u प्लस 80, उसको गोली मार दो। ठीक है। ये अगर तुम एक्सेलरेशन को भेजने की कोशिश करते तो एक्सेलरेशन इसके नीचे आ जाता कि नहीं? आ जाता। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? याद रखना, y इक्वल टू 1/x में जो थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होंगे, ये देखो उस तरह का नेचर है कि नहीं इसका? बिल्कुल है सर। और इस तरह के ग्राफ के लिए हमेशा या तो ये ग्राफ बनता है या तो ये ग्राफ बनता है। पूछ लेना किसी से, अच्छा, यही दोनों ग्राफ बनता है, नेगेटिव वाले के लिए और पॉजिटिव वाले के लिए अपवर्ड। ग्राफ नहीं पढ़ा। क्लियर है? मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो बड़ा। तो बस उतना से काम चल जाएगा। हाँ, भी ग्राफ तो बता रहा था सिलेबस से। अब देखो, ये बन गया कौन से? B तक का। C तक का बताओ। यहाँ डिक्रीजिंग दिख रहा है, सिंपल देख लो ना, ये क्या है? लेस ग्रेटर देन 90 डिग्री है कि नहीं? डाउनवर्ड पैराबोला। तो बताओ एक्सेलरेशन U की वैल्यू नेगेटिव हुई कि नहीं? और U की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब देखो, U की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग नेचर का होगा, लेकिन कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि A नेगेटिव। क्लियर है? तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा ग्राफ हो जाएगा, डाउनवर्ड। थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा है, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। ये ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम का, जब ये करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम है। पहला देखो, पहला वाले में एंगल लेस देन 90 है, u पॉजिटिव क्लियर दिख रहा है, v बराबर u प्लस 80 से, u की वैल्यू इनिशियल 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसको इसलिए मैंने 0 कर दिया, तो खाली 80 बचा। बोलो, तो अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव है तो ये अपने आप पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला का मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दूसरे वाले चलते हैं लाइन में। इस वाले लाइन में अगर हम देखें तो हमारा A और B के लिए, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम हो रही है, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम हो रही है, फिक्स, भले टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही है। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कब कांस्टेंट होती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बोलो, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो एक्सेलरेशन A से B तक कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? क्योंकि A से B तक वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट दिखा रही है ना, इंक्रीजिंग नेचर की। नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग। हम बोले थे कि अगर दोनों, हम एक चीज बोले थे, आपको याद होगा, हम बोले थे कि अगर दोनों पॉजिटिव तो भी इंक्रीजिंग नेचर, तो भी इंक्रीजिंग नेचर, और दोनों नेगेटिव तो भी इंक्रीजिंग नेचर, है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो डिक्रीजिंग नेचर। क्लियर है? याद रखना, अगर ग्राफ में दो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स, अगर मैं कह रहा हूं केस नंबर 1 U पॉजिटिव एंड A पॉजिटिव, तो ग्राफ का नेचर होगा इंक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, लोग नहीं बताते, देख लो। दूसरा, U पॉजिटिव लेकिन A नेगेटिव हो, तो ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा। क्या दिक्कत है तुम लोगों को भाई? हंस क्यों रहे हो? तीसरा, U नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ग्राफ अभी भी कैसा होगा? पॉजिटिव, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, भले नेगेटिव है। समझ में आ रहा क्या? ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अभी इस वाले केस में इंक्रीजिंग नेचर था, ये दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये वाला रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरे वाले रीजन में, BC रीजन में चलो, BC रीजन में स्लोप ग्रेटर देन 90, स्लोप 90 होने का मतलब U नेगेटिव, U नेगेटिव तो है, एक्सेलरेशन भी कैसा? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर का। बोलो ना, तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर का, लेकिन इंक्रीजिंग भी होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी टाइम से करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम का।
देखो एक चीज याद रखना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम था, है ना। तो गलती से ये मत समझना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, एटी हमने बोल दिया ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। फिर से कह रहा हूं, गलती से मैंने लिख दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट उल्टा कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये उल्टा होगा ना, मैं एक ही बार एक्सेलरेशन पे थोड़ी चले जाएंगे, तो मैंने जल्दी में हड़बड़ी में लिख दिया और उसका डिस्टर्ब कर दी थी मेरे को थोड़ा सा। भाई जबरदस्ती कहाँ कौन ले रहा है? हाँ। क्या हो गया जी? पेज कौन खाता है? हाँ? हमारे दोस्त कितने भी अच्छे होते थे हमसे पेज मांगते थे, नहीं देते थे। भाई हम विद्या माता को नहीं पढ़े, हम लोग मना कर देते। आज के लड़के लड़की नहीं मना करते। हाँ तेरे जैसे सही यार, दोनों लोग बेचारे को भिगो के मार दी। मैंने नहीं पढ़ा पेज। हाँ चलो अब शांत हो जाओ, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो इधर, ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये जरूरी चीज बता रहे हैं। पहले वेलोसिटी टाइम अगर आपको दिया हुआ है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। पहला तरीका होता था कि हम डिस्प्लेसमेंट दिया था तो वेलोसिटी टाइम बताते थे, याद है। अब अगर वेलोसिटी टाइम दिया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो वेलोसिटी टाइम में पहले का नेचर इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला। दूसरे का नेचर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम जो रहेगा वो इंक्रीजिंग नेचर का रहेगा, तब जाके वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाना, देखो क्लियर है। अलग तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि पिछले बार मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम रख दिया था, वो गलती से रख दिया था क्योंकि जल्दीबाजी में थोड़ा सा। अब अगर तीसरे बी से सी तक के नेचर की बात करें तो देखिए स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि u की वैल्यू नेगेटिव, और u की वैल्यू नेगेटिव के साथ ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है, डिक्रीजिंग नेचर का हो रहा है, तो इस वजह से डाउनवर्ड पैरा। क्लियर है। तो ये है वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट टाइम का नेचर। कई बार आपको खाली बोला जाता है ना ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो ये बस इसी से आप ना ढेर सारा क्वेश्चन कर लोगे, मेरा यकीन मानना इससे आपके ढेर सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे, है ना। मिटा दूं? चलो थोड़ा सा और एक दो ग्राफ और समझा दूं जो इंपॉर्टेंट है। मिटा दूं? ये लेकिन लाइन याद रखिएगा, है ना। वो बन मिटा होगी, वो मत जल्दी करो जल्दी करो। तब ऐसे सोच लो ना, दो पॉजिटिव अगर दिमाग में अभी रटवा देता हूं, देखो इधर आओ, रटवाता नहीं लेकिन आज रटवा देता हूं। अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग होता है, मतलब इंक्रीजिंग होगा। दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव तो डिक्रीजिंग हो रहा है, या दोनों नेगेटिव तो भी इंक्रीजिंग, है ना। हाँ दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, दोनों सेम नेचर के रहेंगे तो इंक्रीजिंग, दोनों में से कोई भी एक अपोजिट नेचर का रहेगा तो डिक्रीजिंग। याद हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया, सही तो चाहिए। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा, ये तो बेसिक बातें थी। मतलब आप समझ गए ना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा। देखो इसमें भी दो तीन चीजें आप याद रखिएगा ध्यान से। अगर ये ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नहीं जा रहा है इधर, इसमें दो चीजें होती हैं। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नहीं जा रहा है मतलब इसका u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, याद रखिएगा। अगर ये इसको टच करके जाता तब u 0 होता, अभी टच करके जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ये इसको टच करके जा रहा है ना। अब अगर ये बिना टच किए जाता तो, बिना टच किए जाता तो u 0 नहीं होता। अरे मतलब टच करके जाएगा तब 0 होगा ना एक्स एक्सिस को, सिंपल सी बात है। एक्स एक्सिस को टच करते जाएगा तो u की वैल्यू 0, टच करके नहीं जाएगा तो u की वैल्यू 0। यानी कि फिलहाल अगर मैं स्लोप भी खींचता यहाँ पर तो क्या होता है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, मतलब u की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है? बोलो। अब अगर ये टच करके जाता तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये अगर इसको टच करके जा रहा है, इस ग्राफ को देखो टच करके जा रहा है, इधर देखो ग्राफ को टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को। अगर ये मान लो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा,
फॉर्मूला लिखेंगे v बराबर u प्लस at। तो अब अगर ये मान लो u की वैल्यू 0 हो गई तो सीधे ये ग्राफ किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होगी तो इसके लिए वेलोसिटी, इसके लिए करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। लेकिन इस वाले के लिए अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है, ये किसके लिए था, जब u की वैल्यू 0 है तो ये हो जाता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है? व्हेन u की वैल्यू का क्या है 0, और जब u की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होती है तो कहां से जाएगा, इधर से जाएगा। ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है? ये करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलो कोई समस्या? ये बेसिक बेसिक बातें थी जो आपसे मिस्टेक हो सकती है। सेकंड वाला देखिए, ये वाला जो है x एक्सिस को टच करके नहीं जा रहा है, मतलब ये है कि अगर ये x को टच करते जाता तो हम समझते कि इनिशियली वो 0 से उठा है, जमीन से उठा है। जमीन से उठने का मतलब मैं मान लो यहाँ से रगड़ते हुए पहले यहाँ गया फिर यहाँ खड़ा हुआ, तो मतलब ये है कि हम एकदम जमीन से उठ रहे हैं। अब एक ही बार हम यहीं से आकाश में लैंड कर जाए, अंतरिक्ष धयान हो जाए, तो हम यहीं से उठ रहे हैं, मतलब हमने 0 से शुरुआत नहीं की, हम पहले ही हवा में थे। मतलब मान लो हमारे पिताजी कोई महाराजा होते पूर्व जन्म में, तो हम एक ही बार आगे चल के धनी बनी हो जाते, जैसे अंबानी पैसे से पैसा बना रहा है, तो वो 0 से नहीं उठा है। वो 0 का महत्व वो नहीं जानता है, मुकेश अंबानी नहीं जानता है ना, उसका बाप जानता है, धीरू भाई अंबानी जानता है, मुकेश अंबानी नहीं जानता ना। और मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं वो भी नहीं जानते, वो भी पैसे से पैसा कमा रहे हैं ना भाई। बोलो भले कमा रहे हैं, वो बात की बात है, पैसे से पैसा कमाना बहुत आसान है, जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे कमाएगा ये सोचो। लेकिन अगर वही बंदा 0 से कोई उठा, शाहरुख खान है ना, क्या था, कुछ भी नहीं था, सिंपल है ना, लेकिन आज देखो सब दुनिया जानती है शाहरुख खान, शाहरुख खान। तो वो 0 से उठा है, वो अलग बात है 0 फ्लॉप हो गई, लेकिन है ना, समझ गए? तो कुल मिला के अगर इंसान जो 0 से उठा है, मतलब अगर ये 0 से उठा है टच करके अगर इसमें गया होता तो ये 0 होता, तो 0 के केस में मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जब कुछ वैल्यू होगी, समथिंग होगी, 0 नहीं होगा, समथिंग हो, कुछ वैल्यू समथिंग हो ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि वो y एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू 0 इससे ज्यादा ही होगा। x एक्सिस को टच करके जाता तो u 0 से स्टार्ट होता। क्लियर है? तो इस वाले केस में कुछ ना कुछ u की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे u पॉजिटिव है, यहाँ u 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? और अपवर्ड पैराबोला का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्लियर है? बोलो। तो ये कुछ ग्राफ की बेसिक चीजें थी, बस इतना से आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा ग्राफ पढ़ोगे तो तुमको मूर्छित मतलब मूर्छित हो जाओगे, है ना। और मैथ में भी जो मैथ वाले हैं वो पढ़ेंगे आगे चल के, इतना से काम चल जाएगा आपका। यार इतना क्या सोचना है, दिमाग में सब जाना चाहिए। कैसे लड़के हो तुम, मेमोरी पावर बढ़ाओ। चलो अब आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये देखो बहुत प्यारा टॉपिक है। अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। शुरू से शुरू करें? चलो ये मान लो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से शुरू करें। केस नंबर 1, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कहा जाता है इसको। मान लो ग्राउंड से तुम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक दिए, है ना। वो पार्टिकल पहले कुछ ऐसे गया फिर ऐसे आया, है ना, समझ रहे हो कि नहीं? यही होगा ना, नीचे जमीन से फेंकोगे, यहाँ जाके फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, फिर नीचे आ जाएगा, यही कहानी होगी। तो ये है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पहला। चलो इसकी कहानी शुरू करते हैं। देखो ऊपर की तरफ सब चीज पॉजिटिव मान लो, वो तुम्हारे ऊपर है, किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी मान सकते हो। ऊपर की तरफ तो कुछ ना कुछ h हाइट तक पहुंचा होगा, इसके हाइट को पूरा को h मान लो, मान लोगे ना। फॉर्मूला लिखो, प्लस h बराबर u की वैल्यू भी ऊपर है तो प्लस u इंटू टी। बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड सेंटर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखूंगा। बोलो। अब इसको क्या करो, इस t के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ये t वाला टर्म इधर ला दो, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर
प्लस नहीं माइनस ut प्लस h इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? प्लस एच नहीं लिख सकता क्या? अरे सब चीज को इधर ला दिया ना दोस्त। टाइम के फॉर्म में क्योंकि टी स्क्वायर टी समझ गए ना? एक इक्वेशन होता है ना इस तरह का, हाँ समझ गया। ax स्क्वायर प्लस bx, तुम समझ गए, बाकी नहीं समझ रहे उनको समझाने दो। इस तरह का इक्वेशन होता है, x स्क्वायर का टर्म होता है, साथ में इधर भी x होता है, तो ये लिखते हैं यहाँ पे, देखो टी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी t है, सिमिलर है, यहाँ पे x की वैल्यू आती है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, बाय द वे होता है क्या? यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल पाओ। तो टाइम पीरियड की वैल्यू p इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? देखो माइनस b u, b की वैल्यू कितनी है? माइनस u, तो माइनस कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस u यस सर। है ना, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी u स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू जरा देख के बताओ, g इंटू 1/2 यानी g/2 है कि नहीं? हाफ a की वैल्यू हो गई माइनस g/2, बोलो यस सर। माइनस g/2 है कि g/2 है? g/2 है। यस सर। c की वैल्यू बताओ, 4a, c की वैल्यू बताओ यस सर। क्या है? u स्क्वायर, 1 सही है ना? कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया? b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू सही रख दी, c की वैल्यू कितनी है? h है, अपॉन में ठीक है। 2a, a की वैल्यू बोलो, है कैसी? हाफ काटा कितनी आती है? देखो ये क्या गया, u प्लस माइनस रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g, हो रहा है क्या? बोलो ना भाई। ये है जो आपको पूरा टाइम निकालने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्राउंड की ग्राउंड प्रोजेक्शन में आप इनको कैसे निकालोगे, रिजल्ट कैसे निकालोगे? अब देखो, अब आप रिजल्ट निकालने का तरीका सीखो। हम हमसे पूछे रहे, ये इक्वेशन था जिससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो, ये मैं आपको तरीका बता दिया, क्लियर है? अब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ध्यान देना, आप कैसे चीजें निकालोगे। आपसे पहला टर्म पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी हवा में रहने वाला समय, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। पहले हम लाइट समझते थे, बाद में पता चला वो तो फ्लाइट है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, तो जब चल रहा होगा, उड़ा होगा और उड़ के वापस आके जमीन पे गिरा होगा, तब तक का पूरा टाइम। तो जब जमीन पे गिर जाएगा तो h की वैल्यू 0, इस फार्मूले में h की वैल्यू 0 पुट कर दो, अपने आप t की वैल्यू आ जाएगी। इसमें h की वैल्यू 0 करो, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t के लिए क्या करना पड़ेगा? h को 0 करना पड़ेगा। करो, h को 0 करो, इधर लाओ, h को 0 करो, इसमें रखो, 0 बराबर ut, t को कैपिटल T अब रख लो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के t को क्या रखोगे? कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। बोलो यहां से क्या आ जाएगा? ut बराबर हाफ g t स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल, t बराबर क्या हो जाएगा? 2u/g हो जाएगा क्या? बोलो ना, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहां देखना, u स्क्वायर बराबर 2gh कैसे आएगा? फाइनल जब पार्टिकल यहां आके गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, एक फार्मूला आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, बताया था। नीचे की तरफ अगर पार्टिकल आ रहा होगा तो बोलो ना, नहीं आ रहा है क्या समझ? आ रहा है ना, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, u नहीं 0 होगा, गलत सोच रहे हो, v 0 होगा और ये नेगेटिव होगा यहाँ पर। हर बार यहाँ नहीं कहना होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, पार्टिकल को तुम ऊपर की तरफ, सारा चीजें ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर किए हो। अब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो u बराबर 2gh आया कि नहीं? बोलो ना, u स्क्वायर बराबर 2gh आया, u स्क्वायर बराबर यहाँ 2gh रख के देखो ना, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्या? यहाँ से जो u/g निकलेगा ना, वो खाली जाने का टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होगा, दोनों को जोड़ो ना, इतना ही आ जाएगा वापस। टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, याद रखना। इस वाले केस में टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ
डिसेंट, इसकी वैल्यू दोनों की कितनी होगी, u अपॉन में t होगी। जितना जाने का टाइम है उतना आने का टाइम, और टोटल जोड़ दोगे दोनों को तो नेट टाइम इतना हो जाएगा। पूरा टाइम इतना है, लेकिन खाली कोई ये भी तो पूछ सकता है कि खाली बताओ जाने ही जाने में कितना टाइम लगा। जहां पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि जाने ही जाने में बताओ, ये पूछा जाएगा कि जब तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी ऊपर पार्टिकल को फेंकते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि वो पार्टिकल ऊपर जाकर रुक जाता है और वहां से नीचे आने लगता है, तो जहां रुका होगा फाइनल वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो जहां तक पहुंचा तो टाइम ऑफ एसेंट ही हुआ ना। पूछेगा कि वहां वो टाइम कितना लगा जब फाइनल पार्टिकल ऊपर जाकर रुक गया था, तो वो ये वाला टाइम होगा u बाई जी। या वो कौन सा टाइम है जो वहां से फाइनल वेलोसिटी से जमीन तक आकर टकराने में लगा, तो u बाई जी। इसलिए टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट है u बाई जी सेकेंड। लिख लो जल्दी से, बहुत काम का है। अभी तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट कैसे बताओगे, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। बताओ मैक्सिमम हाइट यहां से क्या निकल जाएगा, x मैक्सिमम बराबर, बोलो किसी फार्मूले से बताओ। देखो इधर इधर फाइनल h मैक्स फॉर h मैक्स, किसके लिए, h मैक्स के लिए। बताओ फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी कि नहीं मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो रखोगे तो u स्क्वायर बराबर 2gh आया, तो h मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन में 2g आएगा कि नहीं। याद रखना ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है ना, क्लियर है। बस यही दोनों इसमें पूछा जाता है, जल्दी करो। अब प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट ये बताएंगे अगला केस। कुछ हाइट से कैसे प्रोजेक्ट करोगे, पहाड़ पे चढ़ के या किसी छत पे से मान लो फेंक रहे हो, किसी को कुछ पत्थरी फेंक रहे हो, ईंटा फेंक रहे हो, किसी को कुछ मार रहे हो, कागज में पत्थर बांध के, कागज में लिखे भी हो कुछ, अगला पैकेट कुछ भी हो रहा है, ये सो रहा है भाई, क्या हो गया तुम भी पत्थर में कुछ ऐसे पेपर में कुछ लिख के पत्थर बांध के फेंके हो कभी, सच में। हाँ भाई, मैं तो फेंका हूँ भाई, तुम्हारा नहीं। बाद में मुकर भी गया था कि मैंने नहीं फेंका, बाद में मुकर गया था। किस पे फेंका था, फेंक दिया था बाद में, लेकिन मुकर गया था तो फिर मेरे को पता चला गड़बड़ हो जाएगा, सर फूट गया होगा। मेरी राइटिंग बस यही नहीं, मैं तो बोला कि मेरी राइटिंग ही नहीं है, सर पे फोड़ नहीं फेंका था किसी और के लिए, उठा किसी और ने लिया था ना, बात तो ये है। पत्थर में कौन फेंकते हैं, तो वो बोला कि घर तो सामने इसी का है, मे भी इसी का चांस है। अबे तो फिर ये हुआ कि हमसे पूछा गया, वो लोग हमको जानते भी थे, बहुत सारी लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, इस वजह से बच जाते हैं। उनको क्या पता कि अंदर से कैसा है, शरीफ ऐसे भी हो यार, लेकिन वो रियलिटी है, बचपना होता है ना कई बारी। हाँ उसको निकालने तो कोई बात, उसकी उम्र है अभी गलत निकालने। हम भी निकाले थे, अरे तू तो उससे खतरनाक है सर। हाँ बोलिए। अब इसमें कोई डाउट है तो आप यहाँ पे जब ये माइनस में था तो आपने काटते थे, यहाँ पे देखो नेगेटिव टाइम को हमने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे देख लो एक टाइम और, एक टर्म ये भी हो सकता है ना, u माइनस, दो टर्म हो सकता है, एक तो u प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g हो सकता है, दूसरा बार में माइनस भी ले सकते हैं। तो नेगेटिव टाइम को कंसीडर नहीं किया जाता है, नेगेटिव टाइम नहीं किया जाता है, नेगेटिव टाइम रिजेक्टेड, नेगेटिव टाइम को हमने कंसीडर नहीं किया, खाली पॉजिटिव टाइम को। जी तो 2 से 4 कैसे काट लिया, 2 से 4 को कैसे काट लिया, g/2 है भाई, तो क्यों नहीं 4 को काट लेंगे, पागल है क्या। अच्छा उससे काटा, हाँ वो नहीं दिखा। बेटा दूं, बोलिए। अच्छा मेरी ना अभी ना यहाँ पे थोड़ी यार वाली भाषा की आदत पड़ गई है, मैं काफी टाइम से इधर इसी रीजन में रह रहा था। अब मैं इस बार गया था, एक मेरे से बड़े हैं, तो बात बात में पता नहीं कैसे मैंने उनको याद बोल दिया, अब वो गलती से मुंह से तो निकल गया, अब मैं क्या बोलूँ मेरे को पता नहीं चला। वो बोल रहे हैं कि पहले तुम समझ लो तुम क्या बोल रहे हो, यार बोल रहे हो, मैं तुम्हारी एज का हूँ। और उसने जो भिगा कर मारा मेरे को, मैंने बोला कि सर ऐसी है कि मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था, हम आपको यार नहीं बोलना चाह रहे, यार का मतलब वो सेंस में नहीं था, उधर की भाषा है यार। तो उनको बहुत समझाने के बाद वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुमने यार कैसे बोला। कौन बोला, एक थे एजेड आदमी थे, थोड़ा सा बिगड़ गए थे मेरे लास्ट में, लेकिन मैंने समझा दिया उनको, बोला कि सर मेरा वो इंटेंशन नहीं था। ऐसे लोगों को तो मारना चाहिए।
ऐसे मार दोगे यार, मैंने इस बड़ों को मार दोगे, आते हैं मार पिटा दूं? तू तो मेरे पे ही लाल पीला हो जाता है, पीठ पीछे मेरे को बोलता है उल्टा सीधा, मेरे को पता नहीं चलता बोलता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत लोग बोलते हैं, तो भी एक हो जाएगा उसकी। क्या कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं गलत न जाए रहना। ये गाना तुम लोग याद है ये वाला? याद है बहुत अच्छा गाना है, बहुत तुम लोग सुनना करते हैं यार। मैं संजू में सुन उसको याद है क्या, अनुभूति? तुमको याद है? जल्दी से लाइन सुना दो, हमारे उसमें गाना आ जाएगा तुम्हारा। कुछ तो लोग कहेंगे याद है, अरे दूसरा लाइन तो याद होगा, तुमको नहीं याद है? तुमको इसका तो सुना दो ना, चेहरा नहीं दिखाएंगे उसमें, खाली आवाज चाहिए। तुम लोगों को नहीं पता ये वाली लाइन? पता है सुना दो ना, कुछ तो लोग कहेंगे इसको लोगों का भी है और कहीं बीत ना अरे तो लाइन नहीं याद है, वो जो लास्ट में गाना नहीं गाता उस वाले में, उस मूवी में संजू में, समझो। हाँ हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ गाना, वो गाना है रियल पुराना गाना है, पता है। है ना? हमको याद होता तो हम सुना देते, लेकिन पहला वाला लाइन क्लियर है, दूसरा नहीं हो रहा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। इसके बाद की लाइन नहीं पता ना, यही थी ना, सही था ना? मतलब यही है, इसके बाद की लाइन नहीं पता है, लेकिन ये था ना कि ये वाली लाइन सच में बहुत इंस्पायरिंग है, नहीं? चलो हाँ, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, दूसरा केस है प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करोगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, मान लो तुम h हाइट पे जाके अब फेंक रहे हो, अब क्या होगा? यहां पे पहुंच के अब फेंक रहे हो पत्थर, मीनार पे से, कुतुब मीनार से पत्थर फेंक रहे हो, कुतुब मीनार के कुएं में पत्थर डाल रहे हो कि हमारा डिश पूरी हो जाए, ऐसे ऊपर से चढ़ के। तो पहले फेंकोगे तो वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा, है ना? अभी भी तुम ऊपर की तरफ सब कुछ पॉजिटिव मान के चल रहे हो, इस बारी हाइट तुम्हारी थोड़ी निगेटिव आने की चांसेस है। कैसे लिखोगे उसको? -h लिखोगे बराबर ut, है ना? इनिशियली ऊपर की तरफ ही फेंके थे ना, -12 gt स्क्वायर, अब इधर ले आओ t स्क्वायर g/2 -ut -h इज इक्वल टू 0, सबको इधर ला दिया। तो यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो उस वाले फॉर्मूला से क्या होगा, -b यानी u प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब u स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू g/2, c की वैल्यू -h, तो -h और माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू g/2। देखो क्या है रिजल्ट, u प्लस माइनस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, ये आया रिजल्ट। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव वाला टाइम हटा देना, खाली पॉजिटिव वाला लेना, तो क्या आ जाएगा u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh/g आया कि नहीं बोलो? तो यहाँ से आप ये टाइम से निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट सारी चीजें निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g। ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए खाली टाइम कंसीडर करना, ये वाला टाइम खाली कंसीडरेबल है, नेगेटिव टाइम रिजेक्टेड लिख देना। ये क्लियर है? ये सम हाइट है, सेम हाइट? हाँ सम हाइट है, सेम हाइट नहीं, सम हाइट है, सेम नहीं है, वो सम हाइट है। मान लो कुछ हाइट से जाके जब फेंकोगे तब क्या होगा, क्लियर है? तो ये कहानी हो जाएगी।
क्यों बंद करवा रही हो? अब एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद बंद करना। रोक दिया? चलो जल्दी करते हैं, थोड़ा फास्ट करिए। देखिए ये प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट था, तो इसमें दो केस बनता है। ये केस नंबर उसका 1 है। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का केस नंबर 1 ये था अपवर्ड मोशन, है ना? ये इसका ग्राफ है। अपवर्ड, अपवर्ड है ना, मतलब अब कुछ हाइट से भी तुम ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ हाइट से भी तुम ऊपर फेंके हो ना पहले। अगर इसका रियल में तुम लिखना चाहते हो तो क्या लिखते हैं? h हाइट बराबर, एक तो था पहला इनिशियल वाला हाइट, ये मान लो कोई नया हाइट मैं लिख रहा हूँ h, तो एक तो ये इनिशियल हाइट हो गया, ये कुछ ऊपर से भी तो थोड़ा सा फेंके हो, तो मान लो कुछ ये नया और होता तो क्या आता? u²/2g आता कि नहीं? पहले वाले केस में हाइट कितनी आ रहा था? u²/2g, उसमें से थोड़ा सा नया वाला हाइट जुड़ेगा कि नहीं? तो फाइनल वाले केस में ये वाला हाइट आ जाएगा, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। पहले इनिशियल वाले केस में जब तुम खाली जमीन से फेंकते तो h हाइट तक पहुंचता था तो h की वैल्यू इतनी आती थी। अभी यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ, जैसे कुछ ऊंचाई पे खड़े होके आप फेंके कोई चीज, तो अभी भी तो कुछ ऊपर गया ना, तो हाइट थोड़ा पहले वाले से बढ़ जाएगा कि नहीं? तो यही बात तो हमने माना कि वो जो बढ़ा हुआ हाइट है h है, तो पहले वाले हाइट में हमने u²/2g जोड़ दिया। बोलो। तो ये हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इसका कह देना हाइट फ्रॉम ग्राउंड। h हाइट से कहेगा तो अभी भी u²/2g ही होगा। हाइट फ्रॉम ग्राउंड, क्लियर है? बोलो। ये सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, याद रखना, है ना? जनरली लोग फार्मूला लिखा के भाग जाते हैं, बाद में आपकी को दिक्कत होता है ना? ये सब पे मैंने रात में मेहनत किया है, जब आपको बता रहा हूँ। कल मेरी क्लास नहीं थी तो मैं जाके पढ़ा 3-4 घंटे फिर से, ताकि आपको अच्छी चीजें बता पाऊँ, है ना? तो मेहनत लगता है, मेहनत का आप कदर करें। बेटा सुना, अब सेम इसी में सुन लेना। एक था अपवर्ड मोशन, दूसरा डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। डाउनवर्ड, एक तो एक ऊपर फेंक दिया, अरे भाई हम ए साइड पे खड़े हैं, हम मान लो हमारे यहाँ कंधे पे कोई बैठा है, वो कंधे पे बैठ के ऐसे एक तो ऊपर फेंका पहले, तो ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे आया कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है कि हम एक साइड पे बैठा हुआ आदमी सीधे नीचे ही फेंक दे। आया समझ? अब दे दो भाई, जो भी गिरा दे दो। लीक हो गई? पूछ रहा है। हाँ। हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ये कैपिटल H है। ये यहाँ से पहुंचने के बाद भी यहाँ से कुछ फेंकोगी तो कुछ ऊंचाई पे पहुंचेगा, वो वाला ऊंचाई ये है, और पहले वाला ऊंचाई में जोड़ दोगी तो मेन ऊंचाई मिल जाएगा टोटल ग्राफ। क्लियर है? इसका ग्राफ ही है। ग्राफ पूरा बाद में पढ़ना भाई, इसका कोई ग्राफ नहीं, अपन से दिमाग लगा के बना लोगे दूसरा आगे का। आज है यार, रात चल रहा है ना, इसका ग्राफ बनाओ सर जल्दी। चलो मिटा दूं, मिटाऊं? Yes, sir. चलो ध्यान से देखना। अगला केस इसका देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। इसमें खाली डाउनवर्ड मोशन होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा, इसमें ऊपर की तरफ जाना था। केस नंबर 2 है, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट का केस नंबर 2। केस 2, दूसरा पॉइंट का केस 2। पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरे पॉइंट का इसी में है। अभी भी ये हाइट से ही तुम प्रोजेक्ट करोगी, लेकिन इस बार प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, है ना, यानी टुवर्ड्स ग्राउंड। अब ये ग्राउंड की तरफ फेंकोगी तब क्या होगा? मैंने बताया ना, एक तो तरीका है कि मैं ऊपर फेंक दूं, ऊपर जाकर फिर नीचे आए। दूसरा तरीका है कि मैं ऊंचाई से ऐसे सीधे नीचे ना फेंक दूं, है ना? तो नीचे सीधे फेंकूंगा तो कुछ ना कुछ u की वैल्यू आएगी, और u की वैल्यू इस केस में नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ अभी भी सारी चीजें हम पॉजिटिव मान के चल रहे थे। बोलो। तो अब लिखो फॉर्मूला, क्या लिखोगे? हाइट भी यहाँ से यहाँ तक की नेगेटिव लिखोगे, तो हाइट की फॉर्मूला हो जाएगी -h बराबर -u इंटू टी माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। बोलो, ये लिखोगे ना? ये लिखोगे क्या? ऊपर की तरफ सब कुछ अभी भी पॉजिटिव माना है हमने, एक बार मान लिया तो मान लिया। नियम कर क्या रहे अभी? एक्सेलरेशन u नीचे फेंक रहा हो तो u नेगेटिव, हाइट भी नीचे की तरफ है, हाइट भी नेगेटिव, g भी नीचे लग रहा है, g भी नेगेटिव, तो
ऊपर की तरफ हमने सब ऐसे पॉजिटिव करके माना। फेंक हाँ अब देखो यहाँ से मैं ऊपर से कुछ फेंक दे रहा हूँ सीधे नीचे, पत्थर उत्तर गए छत से सीधे फेंक दिए, जस्ट गिरा नहीं गए, वो भी केस आएगा, जस्ट ड्रॉप का केस इसके बाद बताऊंगा, वो लास्ट केस होगा इसका। अच्छा ये नीचे की एक है वो तरफ नीचे की तरफ, अच्छा। ऐसा नहीं कि खाली सर देख लिए उसके कि सर अच्छा यहीं खड़ा है देखो हम ना। धीरे से जाके गिरा दे पत्थर। तुमको इतनी सब बेसब्री नहीं है, मतलब क्या हुआ कि तुम अपने दुश्मन को नीचे देख लिए, भगवान ना करे ऐसा करो, तो तुमने क्या करा कि पत्थर गिराने का तुम नहीं सोच रहे हो, अब सोच रहे हो कि ऊपर से भी मारो कुछ स्पीड से ताकि जल्दी पहुंच जाए, लेकिन उसको लग जाए, तो तुम मार रहे हो। एक तो तरीका है जस्ट ड्रॉप, वो नहीं कर रहे हो तुम, फेंक रहे हो ऐसे, समझ आ गया? तो ये वाला केस है। तो इस वाले केस में सबको इधर लाओ, हाफ जीटी स्क्वायर प्लस यूटी माइनस एच बराबर 0, यहां से टी निकालूंगा क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ए की वैल्यू g/2 सी की वैल्यू माइनस एच, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू ए, क्या रिजल्ट आया माइनस यू प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, ये रिजल्ट आया इस केस में, यानी खाली माइनस आ गया आगे और ये प्लस वाला ले लीजिएगा, निगेटिव टाइम रिजेक्टेड कर दीजिएगा, यानी फाइनल टाइम जो आया आपका वो कितना आ गया माइनस यू प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, ये आपका आ गया फाइनल टाइम। बोलो समझ में आया क्या? पहले वाले में ये पॉजिटिव आ रहा था, इस वाले में नेगेटिव आया, क्लियर है? बोलो, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। अब लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, उस पे जरूर ध्यान दीजिए, इसी का लास्ट केस है कि जस्ट ड्रॉप, केस नंबर 3 इसी का है, केस नंबर 3 जस्ट ड्रॉप, ये ज्यादातर पूछा है अभी तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। जस्ट ड्रॉप के केस में एच हाइट जाओ, चलेगा एच हाइट, अब यहां से किसी पार्टिकल को जस्ट गिरा दो, खाली जस्ट गिराओगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, याद रखना, इसे जस्ट छोड़ दियो, पहले रुका हुआ था इनिशियल वेलोसिटी फिर छोड़ दिए तो, समझ गए? तो जस्ट ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बताओ h बराबर फॉर्मूला क्या लिखोगे, नीचे की तरफ हाइट नेगेटिव माइनस h बराबर ut नेगेटिव हो गया माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर, बोलोगे क्या? कैपिटल T को मैंने मान लिया T है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वही आपको निकालना है, तो बताओ जरा, माइनस से माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 2h अपॉन में g, इसलिए t बराबर रूट अंडर फॉर्मूला आता है 2h अपॉन में g, याद रखना ये जस्ट ड्रॉप का केस है और यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आता है 2h/g से। ये था बेसिक आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का, जितने बेसिक सवाल है वो थे, यहां से कम थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे इस पे और कथा खत्म, जल्दी से लिखो, इस पे एक लास्ट क्वेश्चन कराएंगे और कहानी खत्म, है ना? बोलो, हो गया? बता दूं? चलो एक क्वेश्चन लिखो, a balloon is ascending a rate of 9.8 meter per second, a balloon is ascending a rate of 9.8 meter per second, बलून देखे हो ये यार, देखिए तुमको इस बार मेरा नहीं बजेगा, at the rate of a balloon is ascending है at a rate of
अपना सही करो तुम लोग। 9.8 मीटर पर सेकेंड। Yeah. A balloon is ascending a rate of 9.8 meter per second at height of 39.2 meter above the ground. A food packet is dropped from it, है ना? A food packet dropped from it, है ना? Find time at which food packet reached ground. Also find velocity at which it strike the ground. एक तो आपको निकालना है टाइम जिस पे आके वो जमीन से टकरा है, दूसरा वो वेलोसिटी बतानी है फाइनल जिस पे आके वो जमीन पे टकरा है। कर लोगे क्या? कर लोगे, बहुत अच्छी बात, जल्दी करिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, ये देखो, है ना? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए याद भी है हमको। क्लियर भूल जाओ, बहुत काम का चीज है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना? प्रोजेक्टाइल से बहुत बारी क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना जानो। देखो भैया, शुरू से शुरू करते हैं। ये जस्ट ड्रॉप का केस है? नहीं है। प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का है? हाँ, प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट का ही है, लेकिन उसमें केसेस मैंने बताया। बलून में पहले फूड पैकेट बांधोगे तो एकदम से वो जस्ट नहीं जी नीचे चला जाएगा, पहले वो ऊपर जाने की फिराक में था। बलून पहले ऊपर जाने की फिराक में था, अब एच हाइट ऊपर से, यानी 39.2 मीटर हाइट ऊपर से, ये 39.2 मीटर हाइट से यहाँ बलून है। अब इसमें तुम फूड पैकेट बांधे हो तो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी तो इसका पॉजिटिव था ना, ऊपर की तरफ था ना, कितना था? 9.8 मीटर पर। अब लगाने के बाद ये लेके इसको नीचे आएगा धीरे धीरे, बोलो धीमे धीमे, है ना? तो धीमे धीमे नीचे आएगा, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे? -h बराबर, अभी बताया था लिखना, कैसे लिखोगे? अभी भी ये तो ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखोगे क्या? बोलो, इसी तरह लिखोगे ना? तो लिखोगे तो h की वैल्यू कितना हुआ है? -39.2, u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम t माइनस हाफ, g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 ही रख लो, क्योंकि सब कुछ 9.8 में दे रहा है, आसान होगा काटा पीटी करने में, इंटू टी स्क्वायर। हमको पता लग गया ना कि 9.8 से कट जाएगा, इस वजह से 9.8 रखा है। क्लियर है? जी की वैल्यू क्या रखोगे आप? दिया भी रहेगा कई बार कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जरा 9.8 का कॉमन ले लो, क्या आएगा इधर? t, पहले इधर का लिखो, 39.2 बराबर 9.8 t माइनस हाफ t स्क्वायर, ये आएगा 9.8 से देखो 9 चौक पे 36, 4 बार में ये चला जाएगा, देख लेना, 4 बार में चला जाएगा, चल जाएगा ना? 4 बार में चला गया, मतलब इधर बचा। अब इसको इधर ला दो सबको, यानी हाफ t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या इसको? अब देखो 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, यानी t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बोलो 16, क्या लिख सकते हैं इसको? सही लिखा है ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं है? देख लो, ये 2t होगा, ये 2 है तो यहाँ पे 2t आएगा ना? आप सही है? कहाँ? 4 इंटू 2 8 होगा, ये भी सही है। मल्टीप्लाई करने में ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो ये कौन से टेबल में आएगा? 4 इंटू 2 के टेबल में आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या हम? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 लिख सकता हूं।
तो t माइनस 4 है ना प्लस 2 4 और -2 t इंटू t माइनस 4 और यहाँ से 2 का कॉमन ले लूंगा तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दो आया एक t माइनस 4 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नेगेटिव टाइम अभी भी नहीं लेना है यानी t की वैल्यू एक आ गई 4 एक t बराबर -2 जो कि लेंगे नहीं तो t की वैल्यू 4 आ गई यानी 4 सेकेंड में आफ्टर 4 सेकेंड आंसर पहला आ गया आफ्टर 4 सेकेंड ये आंसर है पहला का आंसर आ गया 4 सेकेंड दूसरा पूछ रहा है क्या वेलोसिटी बताओ वेलोसिटी कैसे बताओगे फाइनल वेलोसिटी बोलो भाई क्या बताओगे v डिवाइड बाय u प्लस उससे बताओगे अरे यार v बताना फाइनल वेलोसिटी कैसे बताओगे उससे भी बता सकते हो v इक्वल टू बोलो फाइनल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से उसके जस्ट पहले u माइनस gt होगा क्या u है 9.8 g की वैल्यू 9.8 टाइम की वैल्यू 4 कितनी आएगी 9.8 माइनस कितना था ये 39.2 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है बोलो ना 39 पॉइंट में से 9.8 माइनस कर दो 4 और ये 8 29.4 आ रहा है क्या आ जाएगा -29.4 मीटर पर सेकेंड है ना नेगेटिव वेलोसिटी आएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्या बोलो ना वो t प्लस टी क्यों लिखा आपने t प्लस टी नहीं है भाई t प्लस 2 है अब तो ठीक है समझ गए ना मेन पहला हमारा सवाल था कितने टाइम में वो होगा तो t बराबर 4 सेकंड क्लियर है तो आज की कथा संपन्न करते हैं थैंक यू सो मच गुड नाइट